नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी के इस श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेश उसके ऊपर। और जो बात करने वाले हैं अपन भौतिक प्रदेश पर, पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग अपन पढ़ रहे थे। पूर्वी राजस्थान के अंदर जहां से कल अपन ने स्किप किया था, आज वहीं से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं इस श्रृंखला के अंदर। ठीक है भाई, आज अपन जो बात करेंगे वो माही बेसिन की बात करेंगे। ठीक है, जो मैंने डायग्राम पहले ही बता दिया था आपको। देखो, माही बेसिन की बात करेंगे। माही बेसिन, ये जो माही बेसिन है, ये माही बेसिन की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी, वो मुख्य नदी होगी यहाँ की माही नदी। माही नदी, ये जो माही नदी है इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होगा मेहंद झील। मेहंद झील एमपी से। कहां से होता है भाई? मेहंद झील एमपी से इसका उद्गम होता है। और ये जो माही नदी है, ये इसका जो विस्तार है वो विस्तार देखने को मिलता है। इसका विस्तार देखने को मिलेगा, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। ठीक है, ये जो नदी है ये नदी मैदानी क्षेत्र का निर्माण करेगी, मैदानी भाग का निर्माण करेगी। और पहला बनाएगी छप्पन का पठार, छप्पन का पठार। और दूसरा जो बनाएगी वो बनाएगी काठल का पठार, काठल का मैदान। और तीसरा जो बनाएगी वो बनाएगी वागड़ का मैदान, वागड़ का मैदान। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन बात करेंगे इन मैदानी क्षेत्र की। देखो, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से ये है अपना दक्षिणी राजस्थान की बात है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है ये प्रतापगढ़ का है। और यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी माही नदी है जो मेहंद झील से निकलती है और खांडो गांव बांसवाड़ा से कहां प्रवेश करेगी? राजस्थान के अंदर। और इस प्रकार से प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई ये जो नदी है, ये नदी डूंगरपुर में पहुंच जाती है। कहां पर पहुंच गई? डूंगरपुर में। ये कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर का क्षेत्र है। और ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है। और इस प्रकार से नदी कहां पर पहुंच गई? डूंगरपुर। और डूंगरपुर से बाहर निकल जाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ के इस वाले क्षेत्र की बात करूं और इस नदी के किनारे, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये माही नदी का तट है, तट है यानी कि किनारा है। और इस किनारे को ही क्या कहते हैं? काठल। और यहां पर जो मैदान बना उसे काठल का मैदान कहते हैं, काठल का मैदान कहते हैं। यहां पर अपन आते हैं तो यहां पर इस प्रकार से एक मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई देगा। और इस मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूं तो इस मैदान का नाम है छप्पन का मैदान। और थोड़ा सा आगे आते हैं बच्चे तो यहां पर मिलता है अपन को वागड़ का मैदान। यहां पर क्या है भाई? वागड़ का मैदान, वागड़ का मैदान। ठीक है, तो छप्पन का मैदान, वागड़ का मैदान और काठल का मैदान यहां पर अपन को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चा, अपन को यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि काठल का जो मैदान है वो कहां पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी इसका निर्माण कर रही है? तो माही नदी इसका क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चा देखो, इसको मैं यहां इसको उतार लिया होगा आपने। चले देखो, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले काठल का मैदान। और काठल का जो मैदान है ये मैदान कहां है? तो आप बताना है, आपको बताना है कि प्रतापगढ़ में है भाई। कहां पर है बच्चे? प्रतापगढ़ में है। और इसका जो निर्माण
इसका जो निर्माण, इसका निर्माण माही नदी के अवसाद से होता है, माही नदी के अवसाद से। माही नदी के अवसाद से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 56 का मैदान, 56 का मैदान, 56 का जो मैदान है, ये मैदान 56 गांवों का, 56 गांवों या नालों का समूह है। ठीक है, 56 गांवों नालों का समूह है। ये जो मैदान है, ये मैदान कहां पे स्थित है? तो बताने बच्चे, इसका प्रतापगढ़ और वह बांसवाड़ा। कहां पर है बच्चे? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में ये स्थित है। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका निर्माण करेगी माही नदी, माही नदी के अवसाद से। ठीक है ना? तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। एक आपको मैंने बताया था 56 का पठार, 56 की पहाड़ियां। ये 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर के सिवाना तहसील से जालोर के मध्य मैंने आपको 3 पहाड़ियां बताई थी और तीनों पहाड़ियां वहां पर स्थित है। वो पहाड़ी है और ये कहां पर है? ये मैदान है और इसका निर्माण माही नदी करती है भाई। चलें आगे। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वागड़ के मैदान की करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, तो आप इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। वागड़ का मैदान। ये जो वागड़ का मैदान है, ये वागड़ का मैदान कहां पर स्थित है? देखो भाई, ये कहां है? तो ये कहां पर है? ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा में स्थित है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में स्थित है। और इस मैदान की बात करें तो इसका जो निर्माण कौन सी नदी करेगी? तो निर्माण करेगी इसकी माही नदी, माही नदी के अवसाद से, माही नदी के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो है, ये जो मैदान है, ये मैदान माही नदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य इसका निर्माण करती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। चलें आगे। ठीक है, एक बार इसको आप उतार लीजिए। 56 का मैदान यानी कि 56 गांवों व नालों का समूह है। कहां पे है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। निर्माण माही नदी का अवसाद से होता है। वागड़ का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हो रहा है और निर्माण माही नदी के अवसाद से हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले देखो, देखो भाई, अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी राजस्थान के बारे में। अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्वी राजस्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, एक चीज मैं वहां पर लिखवा देता हूं माही नदी में। एक चीज लिख लो, थोड़ी छूट गई। देखो, माही नदी जो है, ये माही नदी के बेसिन की बात कर रहा हूं भाई। किसकी बात कर रहा हूं? माही नदी के बेसिन की। तो माही नदी के बेसिन को कहते हैं पुष्प प्रदेश। क्या कहते हैं मेरे भाई? पुष्प प्रदेश। यानी कि कब कहा जाता था? ये प्राचीन समय में कहा जाता था, प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में माही नदी के बेसिन को क्या कहा जाता था? पुष्प प्रदेश की संज्ञा इसको दी गई थी। तो आप इसको ये डिनोट कर सकते हो कि प्राचीन समय में माही नदी के बेसिन को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चले आगे देखो भाई, तो लिखिए, अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भाई पूर्वी राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण।
पहले अपने आकार व संरचना के आधार पर देखा था। अब भौगोलिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो भौगोलिक वर्गीकरण जो अपन देखेंगे तो उच्चावच के आधार पर, जैसे भाबर, तराई, खादर और बांगर, ये 4 प्रदेश यहाँ पर बताए गए हैं और चारों प्रदेश में से 2 प्रदेश यहाँ पर भाबर और तराई नहीं पाया जाता, जबकि खादर और बांगर यहाँ पर पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं, अगर ज्योग्राफी में अगर खादर, बांगर, तराई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो खादर और बांगर से राजस्थान से पूछेगा और तराई और भाबर से कहां से पूछेगा? इंडिया से पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूर्वी राजस्थान को भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा है भाई? 4 भागों में बांटा है। अब 4 भागों की बात करें तो 4 भाग में पहला जो है वो है भाबर प्रदेश, दूसरा जो भाग है तराई प्रदेश, तीसरा जो भाग है बांगर प्रदेश और चौथा जो भाग है खादर प्रदेश। तो 4 भागों में यहां पर बांटा गया है और चारों भागों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा और आपको लिखवाऊंगा भी। तो पहले मैं समझा देता हूं फिर उसके बाद लिखवाता हूं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र भी, इस पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से कहा जाता है भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाता है भाई? भाबर प्रदेश। और यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई मानी गई है 16 किलोमीटर और ये क्या है? लगभग में कितनी है भाई? लगभग में। और यहां का जो रंग है वो रंग है नीला व हरा। नीला व हरा यहां का रंग है। इस प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश में मोटे मोटे शिलाखंड पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है भाई? शिलाखंड है। मोटे मोटे शिलाखंड, और मोटे मोटे शिलाखंड पाए जाने के कारण यहां पर जो नदियां होती है, यहां पर जो नदियां होती है, ये नदियां माना कि इस प्रकार से नदियां हैं, तो ये नदियां यहां पर दिखाई नहीं देती। तो नदियां क्या है कि नदियां दिखाई नहीं देती। मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप समझ लो, ठीक है। यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। कैसा नहीं है भाई? कृषि योग्य क्षेत्र नहीं है। और यहां पर अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के अंदर कृषि नहीं बोई जाती क्योंकि यहां पर बड़े बड़े शिलाखंड, पथरी इलाका है, इसलिए यहां पर नहीं बोई जाती। ठीक है भाई, चले आगे। देखो अब मैं इसको लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले आप भाबर प्रदेश लिखिए, हाँ, और नोट बनाकर यहां पर लिखना है कि यह प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको। लिखो यहां पर एक लाइन लिखो, हेडिंग लगाओ भाबर प्रदेश, और इसमें लिखो यह प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहां पर नदियां दिखाई नहीं देती। यहां पर नदियां दिखाई नहीं देती क्योंकि यहां पर बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं। क्योंकि यहां पर बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो भाई। इसके बाद में देखो, इसके बाद में लिखो यह प्रदेश
कृषि योग्य नहीं है, यह प्रदेश कृषि योग्य नहीं है, यह प्रदेश कृषि योग्य नहीं है, यह प्रदेश कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, फिर लिखो क्योंकि, इसी के आगे लिखो क्योंकि यहां पर बड़े बड़े शिलाखंड अर्थात पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए कृषि नहीं की जा सकती। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए कृषि नहीं की जा सकती। लिख लिया आपने। फिर लिखो इस प्रदेश की कुल लंबाई 16 किलोमीटर मानी गई है। इस प्रदेश की लंबाई लगभग 16 किलोमीटर मानी गई है। कितने किलोमीटर मानी गई है भाई? 16 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, फिर लिखो इस प्रदेश का रंग नीला व हरा है। इस प्रदेश का रंग नीला व हरा है। कैसा रंग है इसका? नीला व हरा है। और फिर एक नोट बनाकर लिखो यह प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता। यह प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो यह प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखो भाई आगे और समझते हैं। देखो भाई, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, यहां से लेकर यानी कि पर्वतों के पद में स्थित है, पर्वतों के पैरों में। तो ये जो पर्वत पदीय क्षेत्र है, इस पर्वत पदीय क्षेत्र में यहां से लेकर यहां तक के भाग को कहते हैं तराई। क्या कहेंगे मेरे भाई? तराई प्रदेश। ठीक है, और इस तराई प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो नदियां हैं, ये नदियां पुनः दिखाई देने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है, लग जाती है। और यहां पर जो है चूने की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। चूना यहां पर सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए यहां पर गन्ना सर्वाधिक पाया जाएगा और यहां पर चावल भी होगा। जहां पर प्लस लिख दो इसका मतलब ये ज्यादा पाया जाता है। और चूने की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां के लोगों में एक रोग हो जाता है, वो है मलेरिया। कौन सा रोग हो जाता है अभी? मलेरिया रोग यहां पर हो जाता है। कोई दिक्कत है? चलें आगे। तो यहां पर चूना सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए गन्ना व चावल की खेती होती है। और रोग कौन सा हो जाता है? मलेरिया रोग। कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग यहां पर हो जाता है। ठीक है भाई, चले आगे। तो लिखवा देता हूं आपको। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई भी 16 किलोमीटर ही मानी गई है। बहुत सारी किताबों में 14 से 15, 15 से 16 ऐसे लिख रखी है, लेकिन मैं लगभग बता रहा हूं 15, सॉरी 16। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। चले भाई, लिखिए इसके अंदर लिखिए तराई प्रदेश, हेडिंग लगाइए, तराई प्रदेश हेडिंग लगाइए। और इसके अंदर लिखिए यह प्रदेश पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदेश पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदेश पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है भाई, पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित है। पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है भाई, फिर लिखो इस प्रदेश में नदियां पुनः दिखाई देने लग जाती है। अब दिखाई क्यों देने लग जाती है? देखो यहां पर ये जो बड़े बड़े शिलाखंड थे, ये नदी का जो पानी था इसके साथ धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आए, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आए लुढ़कते लुढ़कते, तो इनका जो आकार था ये कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। और छोटा हो जाने के कारण यहां पर नदियां दिखाई देने लग जाती है। तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर कि इस प्रदेश में पुनः नदियां दिखाई देने लग जाती है
क्योंकि यहां पर शिलाखंडों का आकार छोटा हो जाता है, यहां पर शिलाखंडों का आकार छोटा हो जाता है। चले देखो भाई, देखो यहां पर मैंने यहां पर लिखवाया अब तक आपको कि यह प्रदेश तराई के बारे में, यह प्रदेश पर्वत पदीय क्षेत्र कहलाता है, पर्वत पदीय क्षेत्र कहलाता है। यहां पर नदियां पुनः दिखाई देने लग जाती है क्योंकि शिलाखंडों का आकार छोटा हो जाता है। अब लिखिए, फिर लिखिए, इस प्रदेश में चूने की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, चूने की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, चूने की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे यहां पर गन्ना व चावल की खेती सर्वाधिक होती है। और गन्ना और चावल में भी गन्ना सर्वाधिक होता है भाई, ठीक है। तो गन्ना व चावल की खेती सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब और लिखिए, इसमें और लिखते हैं, इस प्रदेश की लगभग लंबाई 16 किलोमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है भाई? 16 किलोमीटर मानी गई है, लगभग लंबाई 16 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है। और इस प्रदेश का रंग हरा व नीला होता है, हरा व नीला होता है, इस प्रदेश का रंग हरा व नीला होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर की बात करूं तो यहां पर चूना सर्वाधिक पाया जाता है, और चूना जहां पर ज्यादा पाया जाता है वहां पर मक्खी मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं, और मक्खी मच्छर ज्यादा होंगे तो वहां पर रोग होंगे, और रोग कौन सा होगा? मलेरिया रोग। तो यहाँ के लोगों में, इस प्रदेश में रहने वाले लोगों के अंदर मुख्यतः कौन सा रोग देखा जाता है? मलेरिया। तो लिखो, एक लाइन लिखो, यहां के लोगों में सर्वाधिक मलेरिया रोग होता है, यहां के लोगों में सर्वाधिक मलेरिया रोग होता है, क्योंकि यहां पर चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहां पर चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब 2 पर्वतीय प्रदेश और बता देता हूं मैं आपको, फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो, मिटा दो भाई इसको, या आप उतार लेना। तो मैंने 2 चीज यहां पर बता दी, एक लाइन और लिखो इसके अंदर, नोट बनाकर लिखो, नोट बनाकर लिखो भाई, नोट बनाकर लिखो। यह भौतिक प्रदेश, यानी कि यह प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता, यह प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बांगर और खादर, 2 चीज पढ़ ली, अब 2 चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों हैं, ये दोनों राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए क्या ये राजस्थान की दृष्टि से राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए क्या है भाई? इंपोर्टेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इंपोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर दोनों को एक साथ समझा देता हूं। माना कि कोई ये नदी थी भाई, ये नदी थी, और ये नदी इस प्रकार से बह रही थी भाई, ये नदी का पानी है, और ये नदी का जो पानी है इस प्रकार से बह रहा है, और जब ये नदी यहां पर इस प्रकार से बह रही थी तो इसका पानी कभी कभी उफान आकर यहां तक आ जाता था, लेकिन ये नदी धीरे धीरे क्या करती है? अपना विकास करेगी। यानी कि नदियां क्या करती है, जब इसका उद्गम होता है तो इसकी जो गहराई होती है वो कम होती है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये अपना इसकी गहराई ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि विकास ज्यादा करेगी, ठीक है। ये कटाव ज्यादा करेगी, कटाव करेगी तो इसका फैलाव भी बढ़ेगा और इसकी गहराई भी ज्यादा होगी। तो ये नदी अब यहां से बह रही है भाई, अब ये नदी यहां से बह रही है, अब ये नदी यहां से बह रही है, ठीक है, यहां से बह रही है। अब पहले जब यहां से बहती थी तो बाढ़ का पानी यहां पर आसानी से पहुंचता था, अब यहां पे बह रही तो यहां पर नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन इस जगह पर प्रतिवर्ष पहुंच पा रहा है, प्रतिवर्ष पहुंचता है,
और यहां पर कभी कभी पहुंचता है भाई, कभी कभी पहुंचता है यहां पर, यानी कि 2-3 साल में एक बार, ठीक है ना। इस प्रदेश की बात कर रहा हूं तो इस प्रदेश को कहते हैं बांगर प्रदेश। तो ये नदियां क्या करती है, अपना अवसाद अपने साथ लेकर चलती है, और ये अवसाद लेकर जैसे ही चलेगी तो अवसाद से ही जलोढ़ मिट्टी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहां पर ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश प्राचीन जलोढ़ प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर पहले जब नदी यहां से बहती थी तब यहां पानी आता था, अब यहां से बहती थी यहां नहीं आता, तो प्राचीन बाढ़ का मैदान है। और अब ये नदी जो है इसका पानी यहां पर आसानी से पहुंचता है, तो ये नवीन बाढ़ का मैदान है, नवीन बाढ़ का मैदान है, ठीक है। और यहां पर जो जलोढ़ मृदा पाई जाएगी वो कौन सी, प्राचीन पाई जाएगी, प्राचीन जलोढ़ मृदा यहां पर पाई जाएगी। और इस जगह पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये जो क्षेत्र इसको कहेंगे खादर क्षेत्र, खादर प्रदेश, और इस क्षेत्र को कहेंगे बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश में प्राचीन बाढ़ का मैदान है, यहां पर प्राचीन जलोढ़ की मृदा पाई जाती है। और इस खादर प्रदेश में नवीन बाढ़ का मैदान है, यहां पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। खादर प्रदेश के अंदर प्रति वर्ष जो है वो नदियां अपना बाढ़ का पानी पहुंचाती है, जिससे यहाँ पर अलग से एक परत जम जाती है अवसाद की, और उस अवसाद की परत से जलोढ़ मिट्टी के का निर्माण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर लिखो, इसमें लिखो भाई, इसमें लिखो, हेडिंग लगाओ सबसे पहले बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, हेडिंग लगाओ सबसे पहले बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ठीक है। और बांगर प्रदेश में लिखो यह प्रदेश प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र है, प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र है, यह प्रदेश प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं भाई, तो इस वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी अपन जो है अपने खेतों में पानी पिलाते हैं, और खेतों में जब पानी पिलाते हैं तो सुबह जब रात को हम खेत में पानी डाल के आते हैं, और सुबह जब अपन उसको देखते हैं तो उसके अंदर एक वाइट कलर की एक लवणीय परत छा जाती है, और वो जो लवणीय परत है उसको होता है रेर व कलर की समस्या। जो रेर या कलर क्या होती है, ये भूमि की उपजाऊपन को कम करती है। क्या क्या होता है कि जब अपन जैसे बाजरे की खेती की अपन ने, और बाजरे की खेती की, तो उसके ऊषर को कम करने के लिए अपन उसमें क्या डालते हैं, पानी। वो पानी क्या करता है, भूमि के अंदर से जितना भी लवण था उस लवण को खींचकर बाहर की तरफ लाएगा, और बाहर की तरफ लाएगा तो फिर अपन उसके अंदर जो भी फसल बोएंगे तो वो अच्छे से उसके अंदर होगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यहां पर जो है, यहां पर रेर व कलर की समस्या उत्पन्न होती है। किसकी समस्या उत्पन्न हो रही है भाई, रेर व कलर की समस्या। तो इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र में रेर या कलर की समस्या उत्पन्न हो रही है, रेर व कलर की समस्या। तो इस यहां पर लिखो, यहां लिखो भाई, अत्यधिक सिंचाई के कारण यहां की भूमि की ऊपरी परत पर एक नमकीन परत छा जाती है, एक नमकीन परत छा जाती है, एक नमकीन परत छा जाती है, ठीक है, एक नमकीन परत छा जाती है, जिसे रेर या कलर की
समस्या कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, रेर या कलर की समस्या कहते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ खादर प्रदेश। अब लिखेंगे अपन खादर प्रदेश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी के, और अच्छे से पढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और जिस इंस्टीट्यूट में जिस जगह से आप पढ़ रहे हो उसका नाम रोशन कीजिए। ठीक है भाई, और बढ़िया पढ़िए। ठीक है, और अपना जो शरीर होता है ना, शरीर उसको स्वस्थ रखिए। जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो वो स्वस्थ काम करेगा, स्वस्थ ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो लिखिए, इसमें खादर प्रदेश में लिखो, यह प्रदेश नवीन जलोढ़, यह प्रदेश नवीन जलोढ़, यह प्रदेश नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, मृदा का क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष, क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष, क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यानी कि नदी का पानी पहुंच जाता है, नदी का पानी पहुंच जाता है। ठीक है भाई, फिर लिखो, इस प्रदेश में, देखो इस प्रदेश में जो कृषि होती है ना, कृषि यानी कि खेती, उस खेती को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब में यहां पर जो कृषि होती है उसे कहते हैं जल्ला। असम में होगी तो उसे कहेंगे दू, और यूपी में होगी तो उसे कहेंगे बेट या धाया। तो इस प्रकार से यहां पर होने वाली कृषि को पंजाब में जल्ला, जल्ला कृषि, ठीक है, और असम में दू कृषि, यूपी में बेट व धाया कृषि। ठीक है, तो इस नाम से जानते हैं इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहां से क्वेश्चन अपन का पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज आप एक बार, जो भी डायग्राम होता है वो रफली आप उसको उतार लिया करो, ताकि बाद में आपको हेल्प मिले। ठीक है भाई, उतार लो एक बार इसको। चले, देखो मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो भाई, अगर अपन बात करें यहां पर, अगर अपन बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान की थोड़ी बहुत विशेषता अपन देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान की विशेषता, विशेषताएं, तो यहां पर जो वर्षा होती है, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बता चुका मैं। वर्षा यहां पर 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बता चुका मैं आपको। यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है भाई, और जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे एल्फीसोल। देखो एल्फीसोल नाम किसने रखा था? वो ICAR ने रखा था, और ICAR के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर जो वनस्पति होगी वो वनस्पति कौन सी होगी भाई? यहां पर वनस्पति पतझड़ वनस्पति होगी, पतझड़ वनस्पति, और इसी वनस्पति को कहेंगे पर्णपाती वनस्पति, इसी वनस्पति को कहेंगे मानसूनी वनस्पति,
और ये वनस्पति जहां पर उगेगी वहां पर एक कोड में आपको बता देता हूं भाई, ये वनस्पति वर्तमान में सर्वाधिक कहां पाई जा रही, तो ऊ सी को चीरा, ये ट्रिक है, उसी को चीरा। ऊ का मतलब उदयपुर, सी का मतलब सिरोही, को का मतलब कोटा, ची का मतलब चित्तौड़ और रा का मतलब राजसमंद। तो यहां पर सर्वाधिक ये पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहां पर अगर जलवायु की बात करें तो मैंने आपको जलवायु बता दी है, बताओ कौन सी आएगी। तो जलवायु यहां पर आर्द्र जलवायु होगी। कौन सी जलवायु भाई? आर्द्र जलवायु। और जलवायु अगर कोपेन के अनुसार पूछे तो कोपेन के अनुसार भी आप बता देना, थॉर्नवेट के अनुसार भी आप बता देना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो यहां पर पूर्वी राजस्थान की विशेषताएं, वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्फिसोल मिट्टी होती है, वनस्पति पतझड़ वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति या फिर मानसूनी वनस्पति। जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पतझड़ वनस्पति कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में, सेकंड नंबर पर सिरोही में, थर्ड नंबर पर कोटा में, फोर्थ नंबर पर चित्तौड़ में और जो फाइव नंबर है वो राजसमंद में। तो यहां पर सर्वाधिक ये वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, एक बार इसको उतारिए आप, फिर मैं आपको और बताता हूं। ठीक है भाई, उतार लिया। चलते हैं, मिटा दो इसको, मिटा देता हूं, एक बार और नोट करा देता हूं, इसको याद करवा देता हूं आपको। यहां पर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जो इसको क्या बोलते हैं? एल्फिसोल। ठीक है, वनस्पति पतझड़ वनस्पति, इसी को पर्णपाती वनस्पति बोलते हैं और इसी को मानसूनी वनस्पति। सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर सिरोही में, तीसरे नंबर पर कोटा में, चौथे नंबर पर चित्तौड़ में और पांचवें नंबर पर राजसमंद में। आर्द्र जलवायु यहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्द्र जलवायु सर्वाधिक यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। मिटा रहा हूं इसको मैं। तो आज अपना पूरा का पूरा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है भाई, मेरी तरफ से पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है, एक एक चीज आपको बताई है। कोई भी चीज अगर छूट गई हो, छूट जाती है, तो उसको आप लिखिए, पढ़िए, बढ़िया से अच्छे से याद कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। क्या पढ़ेंगे भाई? नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान का परिचय। और राजस्थान के परिचय में अपन क्या करेंगे उसको अभी अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान और जय जवान। ठीक है, चलते हैं आगे।